हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करेंगे कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। किसी भी विलायक के अंदर, शुद्ध विलायक के अंदर अगर अवाष्पशील विलेय डालते हैं तो उसके हिमांक में क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि उसके कवथनांक में क्या फर्क पड़ा, कवथनांक घटा या बढ़ा। तो हमने पढ़ा था कवथनांक का उन्नयन। इसका मतलब था कि वाष्प दाब में अगर कमी होती है तो कवथनांक बढ़ता है, यानी कवथनांक में उन्नयन होता है। अब है हिमांक का अवनमन, यानी हिमांक जो है वो घटेगा। हिमांक क्या होता है? हिमांक वह ताप होता है जहां पर कोई भी द्रव जो है वो जमना शुरू कर देता है, यानी वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरी परिभाषा कहें कि हिमांक वह बिंदु है, वह ताप है जहां पर जो द्रव अवस्था का वाष्प दाब होता है, द्रव अवस्था में जो वाष्प दाब होता है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। यानी जितना वाष्प दाब ठोस अवस्था में होता है उतना ही वाष्प दाब अगर द्रव अवस्था का होना शुरू हो जाए तो वहां पर जो है द्रव जो है वो ठोस में कन्वर्ट होना, यानी ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और उस ताप को, उसको कहते हैं हिमांक बिंदु या हिमांक बोल दो, बोले फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले थोड़ा सा इसको डिटेल से एक बार शुरू से समझ लेते हैं ताकि ये बेसिक फंडामेंटल समझ में आए, कड़ी से कड़ी जुड़ती रहे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जैसे कि यहां पर ये शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक के रूप में हमने ले लिया यहां पर जल, पात्र बंद है और इसके अंदर अगर बात करें हम तो इस शुद्ध अवस्था में जल का जो कवथनांक है, हिमांक भी लेंगे तो जल का जो कवथनांक है वो है देखो 100 डिग्री सेल्सियस, और जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस अगर जल शुद्ध अवस्था में है तो। और अब ध्यान देना, कवथनांक यानी उबलने वाले बिंदु पर जो वाष्प दाब होता है, यानी कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में है तो वो उस ताप पर उबलता है जहां उसका जो वाष्प दाब होता है वो वाष्प दाब 1 एटीएम हो। 1 एटीएम मतलब हो गया वायुमंडलीय दाब के बराबर। अगर उसका वाष्प दाब हो जाए तो इसका मतलब उस दाब पर वो उबलना शुरू हो जाए। अब उबलने वाला बिंदु क्या हो गया? वो तो था तापमान। लेकिन तापमान बढ़ने से क्या हुआ? उसके वाष्प दाब में वृद्धि होती है और वाष्प दाब बढ़ते 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 जब 1 एटीएम हो जाता है तो वहां पर वो द्रव उबलना शुरू हो जाता है, यानी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये देखा हमने यहां पर। और दूसरी बात करें कि हिमांक क्या है, तो हिमांक जल की बात करें तो वो 0 डिग्री है, लेकिन यहां जो इसका वाष्प दाब होगा, किसका? जल का, द्रव अवस्था में। तो अगर ये ठोस के वाष्प दाब जितना हो जाए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर अगर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो द्रव जमना शुरू हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो तापमान की बात करें तो वो 0 है, डिग्री है हिमांक के लिए, और क्वथनांक के लिए 100 डिग्री है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हमने एक विलेय डाला, और वो विलेय जो है वो है अवाष्पशील, तो अवाष्पशील विलेय डालने से क्या हुआ? जल पहले जब 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका वाष्प दाब आ रहा था 1 एटीएम, तो वो क्या करेगा? वाष्प दाब में कमी करेगा विलयन के। तो जो विलयन होगा उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो उसके वाष्प दाब में कमी आने से क्या होगा कि जो 100 डिग्री पर पहले वाष्प दाब जल का 1 एटीएम था
वो उसी तापमान पर अवाष्पशील विलेय डालने पर वो 1 एटीएम से कुछ कम हो गया, यानी पी लेता हूं प्रेशर, तो प्रेशर हो जाएगा कम, किससे कम हो जाएगा, 1 एटीएम से। तो एक वायुमंडलीय दाब से उसका दाब कम हो गया, किसका, विलयन में जो विलायक है उसका। अब क्या करें, हमें उसका क्वथनांक देखना है, तो आपको वापस उसके वाष्प दाब को 1 एटीएम तक लाना पड़ेगा। तो 1 एटीएम मतलब हो गया कि आपको वाष्प दाब वापस बढ़ाना है, और वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ताप देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा ताप देना पड़ा, इसका मतलब है कि क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि क्वथनांक में उन्नयन, तो उन्नयन का मतलब हो गया कि जैसे ही आपने अवाष्पशील विलेय डाला, विलयन का वाष्प दाब घटा, कमी आ गई, कितनी कमी आ गई, 1 वायुमंडलीय दाब से कुछ कम हो गया। अब वापस उसके वाष्प दाब को 1 एटीएम तक पहुंचाने के लिए आपको एक्स्ट्रा तापमान देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी द्रव का वाष्प दाब ताप के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे उसका वाष्प दाब बढ़ेगा। तो वापस 1 एटीएम तक लाने के लिए हो सकता है आपको जैसे कि 101 डिग्री तक, 101 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाना पड़े। तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, माना है, ये 101 तो 101.2 हो सकता है, 102 डिग्री हो सकता है, कितने हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा विलेय उसके अंदर डाल रहे हो। तो अब क्या हुआ, पहले था 100 डिग्री सेल्सियस और अब कितना हो गया, 101। तो अंतर कितना आया, 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, उन्नयन हो गया, किसमें, क्वथनांक में। अब बात करते हैं हिमांक की। तो हिमांक के लिए क्या होता है, वाष्प दाब में कमी आ गई। अब हिमांक की बात करें अगर, तो यहां पर क्या होता है, ठोस अवस्था का जो वाष्प दाब होता है उसके बराबर अगर किसी द्रव का वाष्प दाब हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो द्रव जो है वो बर्फ में या ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जैसे ही हमने इसके अंदर ये मिलाया, उसके वाष्प दाब में कमी आ गई और वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होना शुरू हो गया। जैसे कि ये यहां पर एक द्रव विलायक है, और द्रव विलायक का जो हिमांक है यहां पर, अगर जल की बात करें अगर, तो जल की कंडीशन में यहां पर टी एफ नोट का मान आना चाहिए कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। ये शुद्ध द्रव का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है यहां पर ठोस अवस्था के बराबर हो जाता है। तो वो ताप जो है वो है यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस, किसके लिए, शुद्ध विलायक अगर जल के रूप में है तो अब क्या करें, यहां पर जैसे ही इसके अंदर अवाष्पशील विलेय मिलाया, तो उसके वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहां पर जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये वाला, ये ग्राफ बता रहा है वाष्प दाब में वृद्धि को, और नीचे वाला जो अक्ष बता रहा है ये तापमान में वृद्धि को। तो विलायक के लिए ये इतना था, जल है तो 0 डिग्री मान लो इसको, और जैसे ही हमने इसके अंदर अवाष्पशील मिलाया, तो इसका जो वाष्प दाब है वो घट जाएगा। तो वाष्प दाब घट के कितना हो गया, इतना आ गया, पहले इतना था, और विलयन बनते ही वाष्प दाब घट के इतना हो गया। तो देखो, पहले इतना ऊपर था और अब इतना नीचे आ गया। तो इतना नीचे आ गया, ये विलयन के लिए ग्राफ बना है, ऊपर वाला विलायक के लिए है, शुद्ध विलायक के लिए, और ये विलयन के लिए है। तो जब इसको हम ऐसे नीचे मिलाएंगे, तो यहां पर क्या आएगा, एक अंतर आएगा, उसके जो हिमांक है, हिमांक में भी कमी हो जाएगी। तो जो पहले 0 डिग्री पर जम रहा था, अब वो हो सकता है -0.5 डिग्री पर भी द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, यानी पहले 0 डिग्री था, घटकर -0.5 हो गया। तो ये क्यों हुआ, वाष्प दाब में कमी के कारण उसका हिमांक भी घट गया। देखो यहां पर इधर वाष्प दाब में कमी हो रही है और इधर हिमांक में कमी हो रही है।
तो हिमांक में कमी हो रही है, इसका मतलब वो अवनमन है। तो यहाँ अवनमन का मतलब होता है कमी होना और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। तो वाष्प दाब के घटने से क्वथनांक में बढ़ोतरी होती है, तो उसको बोलते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन हो गया। और वाष्प दाब के घटने से, दाब में कमी से हिमांक में कमी होती है। जो 0 डिग्री था वो माइनस में 0.5 या माइनस में 1 या माइनस में 2, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा विलय उसके अंदर मिला रहे हो। तो ये जो ग्राफ है ये दर्शा रहा है कि शुद्ध अगर विलय का है द्रव अवस्था का, उसका वाष्प दाब जो है वो ये रहेगा और ये उसका हिमांक रहेगा। जैसे ही विलय मिलाया इसके अंदर अवाष्पशील, तो घटकर वाष्प दाब इतना हो गया और जो हिमांक है वो भी घटकर इतना हो गया। अब जो अंतर है ये वाला, ये अंतर है TF नॉट और TF में। F का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग का मतलब है जमना, हिमांक। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है डेल TF, और डेल TF जो है वही हिमांक का अवनमन है। अब ये इसकी जो डेरिवेशन है, कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम आगे निकालेंगे। उससे पहले ये बेसिक फंडामेंटल जो समझाया है, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहां तक तो आपको नोट करना है। बाकी ये एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल है जो आपको समझना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे ले लिए हैं और ये भी हमने देखा है, ये भी जाना है हमने कि अवाष्पशील विलय मिलाते हैं अगर विलायक में, तो उसके वाष्प दाब में कमी क्यों आती है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। और अब हमने देखा कि अभी वापस दोबारा रिवीजन किया हमने कि जो क्वथनांक है इसका, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है वाष्प दाब के घटने पर, और हिमांक में कमी होती है वाष्प दाब के घटने पर। तो यहां तक आपको ये नोट करना है। ग्राफ जो है ये आपको बनाना है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, ग्राफ पूछ लेते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल से पूछ लेते हैं, बीच बीच में से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, तो पर्सन किसी भी प्रकार का बन सकता है। तो अब देखें, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। तो यहां पर ये नोट करना आपको कि राउल्ट के नियम के अनुसार जब एक अवाष्पशील ठोस, तो यहां पर ये अवाष्पशील जो ठोस है ये आया है विलय के लिए, ये एक विलय है जो अवाष्पशील ठोस के रूप में है और उसको मिला रहे हैं विलायक में। तो विलायक में जब डालते हैं इसको, तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। अब देखो, और अब इसका वाष्प दाब अब कब, जब उसके अंदर हमने कोई ठोस अवाष्पशील डाल दिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो बन गया विलयन। अब विलयन में भी क्या है, विलायक भी है लेकिन वो शुद्ध नहीं है, उसके अंदर विलय मिला हुआ है। तो अब जो है इसका, अब इसका किसका, ये बात कर रहा है विलायक के बारे में। अब ये जो विलायक है अब शुद्ध नहीं है, अब इसका वाष्प दाब किसका, विलयन में जो विलायक है उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर, ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर। तो इस विलयन में जो विलायक है और ठोस अवस्था में है उसके वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, लेकिन कुछ कम ताप पर। जैसे कि बात करें, ये शुद्ध विलायक था, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर ये शुद्ध विलायक है। जैसे कि यहां पर मान लो कि अगर ये शुद्ध विलायक यहां पर द्रव अवस्था में है और यहां जो इसका तापमान है वो है 400 केल्विन मान लो, और 400 केल्विन पर ये जो शुद्ध विलायक है वो द्रव अवस्था में है। अब क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे उसका तापमान कम करेंगे, तो ध्यान देना किसी भी द्रव का जब तापमान घटाते हैं तो उसका वाष्प दाब भी घटता है, अगर वो शुद्ध अवस्था में है तो भी, और तापमान बढ़ाते हैं तो उसका वाष्प दाब बढ़ता है। तो जैसे जैसे इसका तापमान घटाया वैसे वैसे विलायक का जो वाष्प दाब वो भी घटता घटता इतना कम हो जाएगा कि ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो वो जो ताप है उसको बोलते हैं हिमांक। ये शुद्ध
विलय का हिमांक है, और यहां पर जो हिमांक है वो है 373.15 केल्विन, या इसको कह दो 0 डिग्री सेल्सियस। अभी ये शुद्ध अवस्था में है। अब क्या कर रहे हैं इसके अंदर, अब इसके अंदर अगर हम इसी वाले बिंदु पर इतने ही ताप के ऊपर अगर हम उसके अंदर ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाएं तो उससे क्या होगा, उसका जो वाष्प दाब है वो घट जाएगा। तो वाष्प दाब घट जाएगा, तो वाष्प दाब घटने से क्या होगा कि विलयन में जो ये जो विलायक है उसका जो वाष्प दाब होगा, किसमें, विलयन में विलायक का, ध्यान देना यहां पर विलयन में विलायक का यहां पर जो वाष्प दाब है वो ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर है। ध्यान देना, ये वाला जो वाष्प दाब है यहां पर ये शुद्ध विलायक का है, और यहां पर जो वाष्प दाब होगा विलयन में वो घुले हुए जो विलायक है, विलयन के अंदर जो विलायक है उसका यहां पर ये वाष्प दाब होगा, और वो किसके बराबर होगा, ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर। लेकिन जैसे ये यहां आया तो तापमान में भी कमी आ गई, कम तापमान पर। तो यही चीज यहां पर समझाई गई है कि वाष्प दाब में कम हो जाता है। अब इसका जो वाष्प दाब है, किसकी बात हो रही है, विलयन में जो विलायक है उसकी, तो वो वाष्प दाब जो है वो ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर कुछ कम ताप पर होता है। तो कुछ कम ताप कौन सा है, TF नोट 0 डिग्री सेल्सियस था, या 373.15। और यहां अगर बात करें हम इस वाली जगह, जो TF का मान आएगा वो घट जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हो गया 360 हो गया, 360 केल्विन हो गया, तो 360 केल्विन के ऊपर ये ठोस अवस्था में बदलेगा या जमेगा। तो हम देखते हैं कि पहले 373 था कुछ ऊपर, और फिर ये इतना हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हिमांक में अवनमन हुआ। तो ये ध्यान देना आपको। तो ध्यान ये देना है कि अगर वाष्प दाब में कमी आती है तो विलायक का हिमांक क्या होता है, घट जाता है। तो ये राउल्ट के नियम से हमें ये चीज लिखनी है, समझनी है। और अब देखो, इसके बारे में पहले बताया आपको कि जो डेल TF है ये हिमांक का अवनमन है, और TF नोट है ये शुद्ध विलायक का हिमांक है, और TF जो है वो विलयन में विलायक का हिमांक है। अब आगे देखते हैं इसकी कुछ डेरिवेशन। अब देखो, माना कि जो शुद्ध विलायक है उसका जो हिमांक है वो है TF नोट, शुद्ध विलायक का है ये, और यह हिमांक बिंदु भी कह सकते हैं उसको। और जब उसके अंदर ये अवाष्पशील विलय मिला दें और वो विलयन बन जाए तो उस कंडीशन में उसका जो वाष्प दाब होगा वो होगा TF। तो लिख देते हैं यहां पर, जब उसमें अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तब विलायक का जो हिमांक बिंदु होगा वो हो जाएगा TF। तो देखो हिमांक में कमी कितनी आएगी, ये जो कमी है वो कितनी आएगी, अतः हिमांक में जो कमी आएगी वो आएगी डेल TF बराबर, बड़ा तापमान तो TF नोट है, शुद्ध विलायक का है, तो TF नोट कर दो और माइनस में कर दो TF। ये फॉर्मूला जो है ये दिखाता है हिमांक में अवनमन को। तो ध्यान देना,
इसे ही, किसको, डेल टी एफ को, हिमांक में अवनमन कहते हैं, या यूं लिख दो, इसे ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो ये ही हिमांक का अवनमन है। अब ध्यान देना, तनु विलयन लेना है तो तनु विलयन की बात करें अगर हम, का जो हिमांक होता है या हिमांक का जो अवनमन है, वो क्या होता है, मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल टी एफ जो है मोललता किसकी, विलयन की। तो यहां कर दो विलयन की मोललता m के समानुपाती होता है। जैसे हमने पढ़ा था इससे जो पिछला टॉपिक था कवचनांक में उन्नयन, तो उसमें जो डेल टी आया था यहाँ पर बी है, डेल टी बी, वो भी विलयन की मोललता के समानुपाती था। तो उसी प्रकार सेम उसी तरीके से आपको ये करना है। तो अर्थात डेल टी एफ जो समानुपाती हो जाएगा वो हो जाएगा एम के। तो उसमें डेल टी बी था, इसमें डेल टी एफ है, बस इतना ही फर्क है एफ का और बी का, बाकी सारा सेम रहेगा। तो देखें बराबर किया यहां पर, तो बराबर करने से क्या होगा, एक समानुपाती स्थिरांक आएगा, यहां लेना हमें के एफ, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है तो के एफ लेंगे, गुणा में एम कर दिया। अब के एफ क्या है, यहां के एफ जो है समानुपाती स्थिरांक है, और इसका जो मात्रक होता है, या इसको हम कह सकते हैं मात्रक बाद में लेते हैं, इसे हिमांक का या हिमांक अवनमन स्थिरांक कह दो, या इसको मोलल अवनमन स्थिरांक कह दो, और या इसको क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कह दो। कहते हैं। तो ध्यान देना बोर्ड एग्जाम में यहां पर यह पूछ लेते हैं कि क्रायोस्कोपिक स्थिरांक का मात्रक क्या है। तो ध्यान देना इसी को ही बोलते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, यानी जो मोलल अवनमन स्थिरांक है, जो हिमांक अवनमन स्थिरांक है, इसी का नाम है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पर केएफ की बात हो रही है। तो यहां पर क्या है, इसका जो मात्रक आएगा वो देखो, तो के एफ की जो इकाई है या इसका जो मात्रक है वो जैसे केबी का था उसी तरह इसका होगा। तो ध्यान देना केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये चीज आपको कंटस्ट रखनी है। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स किसका है, केएफ का मात्रक है। अब देखो यहां पर इसको दे दो समीकरण नंबर 1
और मोललता का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद में सेम डिटो वैसे चलेगी जैसे कि हमने क्वथनांक के उन्नयन वाले में किया था। अब यदि ध्यान देना, विलय का द्रव्यमान बात करें हम, विलय का जो द्रव्यमान है वो अगर W2 है और विलय का जो मोलर द्रव्यमान है वो M2 है तथा विलायक का जो द्रव्यमान है उसको क्या लेना है हमें, उसको लेना है W1। तो ये विलायक का द्रव्यमान W1 ले लिया हमने। अब देखो इसमें ये ग्राम में है और किलोग्राम बदलेंगे तो W1 बटा 1000 करना पड़ेगा और ये भी ग्राम में है। तो देखें ऐसी कंडीशन में तब विलयन की जो मोललता होगी वो मिलेगी हमें M बराबर N2 बटा W1, किलोग्राम में लेंगे तो बट्टे में कर दो 1000। अब देखो N2 क्या है, N2 है विलय के मोलों की संख्या, तो लिख देते हैं यहां पर विलय के जो मोल है N2 बराबर होता है W2 बटा M2, यानी विलय का द्रव्यमान बटा विलय का मोलर द्रव्यमान। तो अब N2 की जगह हमें रखना है ये W2 बटा M2, तो यहां रख देंगे हम W2 बटे में M2 और यहां जाएगा W1 बटा 1000। तो M बराबर 1000 जाएगा W2 के पास में, तो ये हो गया 1000 इंटू W2 और बट्टे में M2 हो जाएगा इसके पास में, तो ये हो जाएगा M2 इंटू W1। ये आ गया समीकरण 2। इस समीकरण 2 को पुट करना है समीकरण 1 में M की जगह। तो देखें समीकरण 2 को 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 1 में क्या ये है M, तो यहां M की जगह हमें रखना है ये वाला मान, तो यहां रख दिया हमने 1000 इंटू W2 बट्टे में M2 गुणा W1 और विलय का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। ये तो आ गया हमारे पास में हिमांक का अवनमन, और जो विलय है विलय का मोलर द्रव्यमान M2 बराबर, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1000 संख्या आगे ले ली गुणा KF गुणा W2 बटे में डेल TF गुणा M2 गुणा W1। ये है विलय का मोलर द्रव्यमान। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं, फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल पर ध्यान देना है, पहले समझना है, उसके बाद उसको नोट करना है और नोट करने के बाद उसको अच्छे से घोटना है और बिल्कुल एकदम बिना प्रेशर के, प्रेशर रहित पढ़ाई होनी चाहिए, बिना प्रेशर के पढ़ना है ताकि वो अच्छे से हम उसको समझ सकें।
प्रेशर में पढ़ोगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे हम। प्रेशर में सिर्फ एक रटन विद्या होती है। तो रटने की प्रक्रिया जो है साइंस में काम की नहीं है, वो हमें हमारे मकसद से भटका देती है। तो रटने की परंपरा से बचना है, हमें सिर्फ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट, उसके मूल जड़ों तक जाना है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये थोड़ा ध्यान देना है। बाकी सारी चीज़ें इजी है, कड़ी से कड़ी मिली हुई है।